हेलो दोस्तों। आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 2 और 3 दिसंबर को पूछे गए सारे शिफ्ट के प्रश्न का आज मैं आपको बिल्कुल डिस्कशन के साथ में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाइए ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे याद रखनी है। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है। पूछा गया था कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, ये है जगदीप धनखड़। कौन है? ये है जगदीप धनखड़। और यही जो है जगदीप धनखड़, ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला है दोस्तों, लोकसभा का सभापति कौन होता है। दोस्तों, लोकसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। अच्छा, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। क्या बताना है आपको? मीरा कुमार। चलिए, कांग्रेस के कोडी कुन्नील सुरेश को हराकर फिर से इस बार पद पर चुने गए हैं। कौन? ओम बिरला जी। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनकी कार्यकाल का अगर बात किया जाए तो 1952 से 56 तक भारत के पहले लोकसभा पद पर आसीन थे। चलिए नेक्स्ट है, चींटी कौन सा अम्ल स्रावित करती है। दोस्तों, चींटी जो है वो फॉर्मिक अम्ल स्रावित करती है। चींटी कौन सा अम्ल स्रावित करती है? दरअसल दोस्तों, चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, या इसे ही हम लोग कहते हैं मेथोनाइक अम्ल कहा जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। चींटी के काटने पर उसका डंक लुप्त हो जाता है और वह जहर ग्रंथि से फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर पूछे कि चींटियाँ कतार में क्यों चलती है, इसका कारण ही दोस्तों होता है फॉर्मिक अम्ल। और ये अम्ल जो होता है अधिक सुगंधित होता है। क्या होता है? सुगंधित होता है। जब महिला चींटी जब गर्भावस्था में रहती है तो एक विशेष प्रकार के हार्मोन छोड़ती है। तो इसी हार्मोन को सूंघने के लिए जो अन्य चींटियाँ होती है वो लाइन में चलती है और कतार में चलती है। तो इनका ये कारण था। और मैं अगर बात करें कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH होता है इनका रासायनिक सूत्र। दोस्तों, यह एक प्रकार का कमजोर कार्बनिक अम्ल है। यह क्या है? एक प्रकार का कमजोर कार्बनिक अम्ल है। अब मैं कुछ अम्ल का नाम बताने वाला हूँ जो किसमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। और दूध और दही में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल अभी भी मैंने आपको बताया, मधुमक्खी और चींटियों के डंक में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, या इसी को हम लोग कहते हैं मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस दोस्तों, यह जो एक प्रकार का अम्ल है HCl है। आइए पूछेगा कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के पेट में पाया जाता है। जो खाना खाते वक्त जो बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर चला जाता है तो उस बैक्टीरिया को मारने में दोस्तों मदद कौन सा करता है? यही गैस्ट्रिक जूस करता है, जो जठर ग्रंथि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जठर ग्रंथि से निकलती है। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल पूछा जाएगा किसमें पाया जाता है, दोस्तों ये टमाटर में पाया जाता है। सिरका में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल या एस्कर्बिक अम्ल पूछेगा किसमें पाया जाता है, संतरा या नींबू में पाया जाता है। ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। और आपको बताना है कि आंवला आंवला दोस्तों है विटामिन ए का सबसे आंवला को हम लोग कहते हैं चा आंवला आंवला का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? यूपी में होता है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से है। किससे है? अनुच्छेद 352 से है। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। यह पूरे देश को प्रभावित करता है और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर ले जाता है। इस अवधि के दौरान भारतीय राजनीति के संघीय संरचना एकात्मक हो जाती है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। और ये आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352 के तहत लगता है। और 20 और 21 को छोड़कर बाद बाकी सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है।
अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार टोटल कितना होता है, दोस्तों पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। कितना था? 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। तो एगो मौलिक अधिकार निकाल दिया गया है। वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार से इसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया गया है? विधि का अधिकार बना दिया गया है। चलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि राज्य आपातकाल क्या होता है। दोस्तों 52 के बाद में 4 साल और जोड़िए तो 356, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल का प्रावधान है। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। इसे किसी राज्य में तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य में शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को अपने ऊपर ले सकता है। मतलब उस राज्य में क्या होता है कि राज्य में जो राज्यपाल होता है उनकी शक्ति को छीन लिया जाता है। अब वहाँ पर किसका शासन हो जाता है? संपूर्ण देश का हो जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इस प्रकार का आपातकाल संसदीय अनुमोदन के साथ 3 साल तक चल सकता है। और वित्तीय आपातकाल, अगर तीसरा जो आपातकाल है दोस्तों, 352 में पहला, 4 356 में दूसरा, तीसरा 360 में वित्तीय आपातकाल का बात करता है भारतीय संविधान। तो यह कैसा आपातकाल है, इनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तब यह आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। ऐसी स्थिति के दौरान संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य का पालन करने का निर्देश देने तक विस्तारित होती है। अच्छा, संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख कौन होता है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राज्य में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल के दौरान। अच्छा, आपातकाल का कॉन्सेप्ट पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देश में पूछेगा पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों ये 1975 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाई गई थी? और इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। और इंदिरा गांधी जो लगाई थी उस समय पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन था? तो आपको बताना फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भी शामिल हैं। इन सबके कम कर सकते हैं वेतन। चलिए नेक्स्ट है संविधान का भाग, विषय वस्तु एवं अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। तो संविधान के भाग 1, भाग ए में क्या है? संघ और उसके प्रदेश। संघ और उसके प्रदेश जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। और भारतीय संविधान के भाग 2, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। चलिए भारतीय संविधान का भाग 3, भाग 3 क्या बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। और मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए, और भाग 4 का अगर बात किया जाए तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अच्छा, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये USA के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने फारसी दरबारी रीति रिवाजों को लागू किया था? दोस्तों दिल्ली के जो सुल्तान थे वो कौन थे? गयासुद्दीन बलबन। कौन थे? गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने राजस्व नीति लागू किया था। कौन सा नीति लागू किया था? राजस्व नीति लागू किया था। इन्होंने फारसी दरबारी रीति रिवाजों को लागू किया था। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही 40 तुर्की अमीर सरदार का जो समूह था जिसको बनाया था इल्तुतमिश, जिसको हम लोग तुर्कानी ए चहलगानी कहते थे। क्या कहते थे? तुर्कानी ए चहलगानी कहते थे। इनको इन्होंने समाप्त कर दिया। तुर्कानी ए चहलगानी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और बलबन के बारे में कहा जाता है इन्होंने लाशों की ढेरी बनाकर गद्दी पर बैठा। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कि वह 1266 से 1287 तक दिल्ली का सुल्तान था। और ये कब से कब तक इन्होंने शासन किया? 1266 से 1287 तक बलबन का कार्यकाल रहा। अब थोड़ा सा हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। इन्हें चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है। और यह गुलाम वंश का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था। वह दिल्ली में मामूलक वंश, गुलाम वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? दास वंश बोलिए या मामूलक वंश बोलिए, इसका क्या था? संस्थापक था। और 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया। इनका जो शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 तक था। और इनकी मृत्यु दोस्तों कैसे होती है? पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण होती है। ऐबक ने अपने सैन्य विजय और कुतुब मीनार का निर्माण के लिए जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक
ने क्या बनाया था दोस्तों, कुतुब मीनार। और एक बात याद रख लीजिएगा, 2.5 दिनों का झोपड़ा, क्या याद रखना है, 2.5 दिनों का झोपड़ा जो कहाँ है, अजमेर में है। 2.5 दिनों का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है, इसको बनाया था। अच्छा, 2.5 दिनों का झोपड़ा पूछे क्या है दोस्तों, यह एक मस्जिद है। क्या है, यह एक मस्जिद है, यह एक मस्जिद है। चलिए नेक्स्ट है, उसने फारसी दरबारी रीति रिवाज को लागू नहीं किया। अच्छा, इन्होंने फारसी रीति रिवाजों को लागू नहीं किया था, ये बात आपको याद रखनी है। और इल्तुतमिश, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। उसने 1211 से 1236 तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था। और यह दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने फारसी संस्कृति और साहित्य का संरक्षण किया। कौन किया था, आपको इल्तुतमिश। इसे मकबरा का यानी गुंबदों का पिता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भारत में मकबरा यानी गुंबदों का पिता भी कहते हैं, गुंबदों का पिता भी हम लोग कहते हैं, इल्तुतमिश। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि ओलंपिक की शुरुआत दोस्तों किस देश में हुई थी। ओलंपिक की अगर शुरुआत अगर पूछा जाए तो ओलंपिक की शुरुआत ग्रीक यानी यूनान की राजधानी एथेंस में पहली बार 1896 में हुई थी। कब हुआ था, 1896 में हुआ था। पेरिस ओलंपिक, अगर पेरिस ओलंपिक की बात किया जाए तो पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद शरद कमल थे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया लिख करके 99 इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओवरवेट होने के कारण कौन भारतीय खिलाड़ी बाहर हुए। ओवर वजन के कारण कौन सा भारतीय खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया, वह है ओलंपिक 2024 में ओवरवेट होने के कारण विनेश फोगाट को खेलों से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया है गया है। अच्छा, ओलंपिक के 4 प्रकार दोस्तों कौन कौन से हैं, तो ओलंपिक के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, ये 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा को कहते हैं शीतकालीन ओलंपिक, तीसरा को कहते हैं पैरालंपिक ओलंपिक और चौथा को कहते हैं यूथ ओलंपिक। ये है ओलंपिक के प्रकार है। चलिए थोड़ा हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता। वहीं दूसरा पदक का अगर बात किया जाए तो जीतने के बाद उन्होंने इतिहास ही रच दिया था। पहला पदक जीता तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा पदक जो जीता उसके बाद में इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने पहला कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता और दूसरा पदक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह की जोड़ी के साथ मिलकर जीता। इसी के साथ ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय एथलीट बन गई। चलिए नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का जनक कौन थे। हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों का जनक जो कौन है, पियरे फ्रेडे या बोरोन डे कोबेटिन है। चलिए नेक्स्ट है, ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है। दोस्तों ओलंपिक में क्रिकेट नहीं है। कौन सा नहीं है, हाँ, लेकिन हाल ही में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की बात कही गई है। अब देखिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है, ओलंपिक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। दोस्तों ओलंपिक में 5 छल्ले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। वो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है, और यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। यही 5 महादेश को दर्शाते हैं। चलिए ओलंपिक खेल की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल बात किया जाए तो 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं पूरा अगर बात किया जाए तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, हाँ 363 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। अच्छा, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा कौन सा है, तो गोवा है। कौन सा राज्य है, गोवा है। गोवा में 2 अक्षर है, इसलिए याद रख लीजिएगा गोवा सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, तो विश्व का सबसे बड़ा बड़ा द्वीप, महाद्वीप तो एशिया हो जाएगा। अगर बड़ा द्वीप पूछे कौन सा है तो आपको बताना ग्रीनलैंड। क्या बताना है, ग्रीनलैंड। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, हम लोग को पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, बीबी का मकबरा किसने बनाया था। दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था। कौन बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। और ये कहाँ है, औरंगाबाद में। कहाँ है, औरंगजेब और औरंगाबाद ने बनाया था। अच्छा, बीबी का मकबरा को हम लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल। क्या कहते हैं, दूसरा ताज कहते हैं, या ताजमहल का गंदा नकल कहते हैं, या इसको हम लोग दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं।
चलिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी की थी दोस्तों। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा था? वो कलकत्ता था 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हेडिंग ने कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन कर दिया। कहाँ कर दिया? दिल्ली कर दिया। चलिए, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बताना संतोष यादव। क्या बताना है? संतोष यादव बताना है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा टोटल कितनी है? 8850 किलोमीटर। कितना है? 8850। और कभी कभी ऑप्शन में 8848 भी रहता है, तो आप ये देख लीजिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा हम लोग कहते हैं। चलिए, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्टर ने। किसने किया था? लुई पास्टर ने किया था। अच्छा, रेबीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेबीज यह जो रोग होता है, यह कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते या हाँ, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रैबीज हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? व्यक्ति को जल से डर लगता है। किससे डर लगता है? जल से डर लगता है। जल से डर लगता है। अच्छा, जल से डरना हम लोग इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफोबिया भी हम लोग इसी को कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का लक्षण क्या होता है? जल से डर लगना। चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। अच्छा, हीरा मिलेगा तो आप क्या हो जाइएगा? महान हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? महान हो जाइएगा। तो याद रख लीजिएगा, ये किस नदी पर है दोस्तों? यह महानदी पर है। किस नदी पर है? यह महानदी पर है। जब आप महान हो जाइएगा तो कहेगा इसका पैर जमीन में नहीं आसमान में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है। तो याद रख लीजिएगा, किस राज्य में है दोस्तों? यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल है। और उड़ीसा चलिए, और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? दोस्तों, नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। चलिए, सुएज नहर जोड़ती है दोस्तों। सुएज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण पूछेगा किस देश ने किया था? तो वो किया था मिस्र ने। किसने किया था? मिस्र ने किया था। और सुएज नहर। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 19/3/1919 को संपूर्ण भारत में दोस्तों। क्या लग गया था? रोलेट एक्ट। इसे हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। या इसको हम लोग बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना अपील बिना दलील का कानून भी हम लोग कहते हैं रोलेट एक्ट को। ये बात आपको याद रखना है। और चलिए, रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, उज्जैन की अगर बात किया जाए, यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है? यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है? यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि जौनपुर भी किस नदी किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती। वडोदरा ये पूछेगा किस नदी के किनारे है? तो विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। सूरत पूछेगा कौन नदी के किनारे स्थित है? तो ये तापी नदी के किनारे स्थित है। और आपसे पूछेगा द्वारका, द्वारका जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो द्वारका जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। अजमेर यह कौन नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। आगरा पूछेगा तो यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि ओजोन गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण करती है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अगर प्रथम सुल्तान की बात किया जाए, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इन्होंने अपनी गद्दी पर कब बैठा? 1206 ईस्वी में। कब बैठा? 1206 ईस्वी में। जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना हाँ, मोहम्मद गोरी ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। चलिए, नेक्स्ट है। अगला है, संयुक्त युद्ध अभ्यास। और कौन कौन से देश के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया हिंद बाह युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? ऑस्ट्रा हिंद बाह अभ्यास शुरू हुआ है। अब बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो संप्रीति। चीन और भारत के बीच में कौन सा हुआ है? तो हेड इन हेड।
फ्रांस और भारत के बीच में शक्ति, इंडोनेशिया और भारत के बीच में गूढ़ शक्ति। और उसी प्रकार पूछेगा कजाखस्तान और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, तो प्रबल दोस्तयक। और किर्गिस्तान और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, तो खंजर। मालदीव और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, तो एकूवेरियन। कौन सा, एकूवेरियन। मंगोलिया और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभियान शुरू हुआ है, तो नोमडिक एलिफेंट। म्यांमार और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभियान शुरू हुआ है, तो आपको बताना है इबेक्स। नेपाल और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभियान शुरू हुआ है, तो सूर्य किरण। ओमान और भारत के बीच में कौन सा, अल नागाह। चलिए नेक्स्ट है, रूस और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभियान शुरू हुआ है, तो इंद्र। कौन सा शुरू हुआ है, तो इंद्र शुरू हुआ है। सेशेल्स और भारत के बीच में लामितिये। श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। थाईलैंड और भारत के बीच में कौन सा हुआ है, मैत्री। ब्रिटेन और भारत के बीच में कौन सा हुआ है, तो अजय वारियर। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभियान को शुरू किया गया है, वज्र प्रहार को। नेक्स्ट है कि मालाबार और भारत के बीच में कौन कौन सा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, देश, जापान। अच्छा, मालाबार युद्ध अभ्यास किस कौन कौन से देश के बीच में शुरू किया गया है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों राज्य के बीच शुरू हुए हैं। और वरुण भारत और फ्रांस के बीच का युद्ध अभ्यास है। अच्छा, ये लापेरोस युद्ध अभ्यास किस किस देशों के बीच शुरू किया गया है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम। इतने सारे देशों के बीच में ये युद्ध अभ्यास को शुरू किया गया है। अच्छा, समुद्री ड्रैगन नामक युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश के बीच शुरू किया गया है, तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया। कोंकण युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश के बीच में शुरू किया गया है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। आर्मी और इमडेक्स, ये दो युद्ध अभ्यास किसके बीच में, भारत और आसियान देश के समर्थक के बीच में, शामिल देश के बीच में शुरू हुआ है। चलिए, और अगला है ब्राइट स्टार कौन कौन से देश के बीच में, भारत और 34 देश, और इसके अलावा और 34 देश के बीच में शामिल हुआ है। तो चलिए, साल्विक्स युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश के बीच में शुरू हुआ है, तो भारत से और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका। समुद्री शक्ति भारत और इंडोनेशिया। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में का युद्ध अभ्यास है। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात त्रिपक्षीय अभ्यास, ये किस देश के बीच में शुरू किया है, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में शुरू किया गया है। अच्छा, भारत, फ्रांस, यूएई त्रिपक्षीय पेसेक्स अभ्यास, ये कौन कौन सा देश के बीच में हुआ, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है। कोमोडो नामक युद्ध अभ्यास कौन कौन से देश के बीच में शुरू हुआ है, तो भारत, संयुक्त और 36 देशों के बीच में शुरू हुआ है। तो ओसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का युद्ध अभ्यास है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच के युद्ध अभ्यास है। सीएजी के संबंध में संवैधानिक, सीएजी हम लोग किसको कहते हैं, कैग को कहते हैं। इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से इनका संबंध है। मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, सीएजी की नियुक्ति और शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद 149 का अगर बात किया जाए तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 का संबंध किससे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 150 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि संघ और राज्य के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 151। दोस्तों, अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी और उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। दोस्तों, ये रहा कुछ प्रश्न जो आपके 2 और 3 दिसंबर के किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।